हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 अगस्त है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टीवी चैनल्स पर न्यूज के माध्यम से अयोध्या में एक भव्य माहौल बना हुआ है और राम मंदिर का शिलान्यास आज किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस से जुड़ा हुआ आर्टिकल अगर मिलेगा तो विल डिस्कस दैट। तो आज एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो लॉर्ड राम पर होगा, उनके वैल्यूज के बारे में होगा, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स वगैरह के लिए हम लिख सकते हैं। एंड चूंकि इस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, कवरेज काफ़ी है, तो हो सकता है क्वेश्चन वगैरह कल्चर में आपसे पूछ लिया जाए। तो आज के डिस्कशन को बहुत ही ध्यान से सुनना है, इसमें बाकी सारे फीचर्स भी रोज की तरह दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कोटेशन से। और आज का कोटेशन है, जर्नी 2000 माइल्स बिगिन विद वन स्टेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप चाहें तो बाकी जगह पर लिख भी सकते हैं। जब भी हम सुधार की बात करते हैं, समाज में सुधार की बात करते हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात करते हैं, वैसी जगह पर ऐसे कोटेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं कि हमेशा जब भी हमें आगे अपने गोल तक पहुंचना होता है तो एक कदम काफ़ी होता है और एक कदम उठाने की ज़रूरत होती है। तो आइए आज के डिस्कशन में हम 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेट यूनिफायर, जिसमें कि हम अयोध्या राम मंदिर की बात करेंगे। नेक्स्ट इन द वैली, आपको बता दें 1 साल हो चुका है आज। 5 अगस्त के दिन ही जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी में बनाया गया था और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ला करके आज से 1 साल पहले 2019 में। तो उसी के मौके पर कई सारे आर्टिकल लिखे गए। हालांकि आज चूंकि अयोध्या में जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है यानी शिलान्यास हो रहा है, उसको लेकर के ज़्यादा कवरेज है। आज के न्यूज़पेपर में मुझे लगता है 4 से 5 आर्टिकल उस पर लिखे गए हैं और एक आर्टिकल ये नेक्स्ट इन द वैली है जिसको हमने इंक्लूड कर लिया है। और आज एक और आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो लाइव मिंट से लिया गया है। चूँकि कई सारे आर्टिकल अयोध्या पर ही लिखे गए थे तो इस वजह से यहाँ पे लाइव मिंट का एक इकोनॉमी से आर्टिकल लिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल होगा ग्रेट यूनिफाई यूनिवर्सल हीरो नेक्स्ट इन द वैली और तीसरा होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शुड लुक थ्रू अबव टारगेट इन्फ्लेशन। और देखिए आज कुछ न्यूज़ भी लिया गया है। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेबनान में एक मैसिव एक्सप्लोजन हो गया बैरट जो जगह है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई लोगों की इसमें जानें गई हैं और वहाँ पे जो एक्सप्लोजिव था उसके ब्लास्ट होने की वजह से इतनी ज़्यादा आग लग गई और इतनी भयानक स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई है लेबनान में। तो इसका लोकेशन ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये है कहाँ पर। तो देखिए ये है लेबनान का हिस्सा, ये वाला जो आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं। और ये कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये ज़रूर याद रखना है आपको। तो बॉर्डर ये सीरिया के साथ, चूँकि आप देखिए सीरिया का बहुत बड़ा सा हिस्सा है इसमें जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, और उसके अलावा दूसरा है इजराइल। तो ये 2 देश हैं जिसके साथ लेबनान अपना बॉर्डर शेयर करता है और ये इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा अभी चूंकि न्यूज़ में भी आ गया, बैरट इसी जगह पर ये एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से बहुत एडवर्स कंडीशन वहाँ बन चुकी है। और दूसरा न्यूज़ है एक हरिकेन से जुड़ा हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये हरिकेन किस एरिया में आया था या उसका जो लोकेशन है या कंट्री है, कई बार वो पूछ लिया जाता है। इज़ायास ये जो हरिकेन है ये आया है सी माउंटेन हाईवे इन द नॉर्थ Myrtle Beach in the South Carolina and was flooded as tropical storm Isaias। ये जगह है जो कि दैट यूएस ईस्ट कोस्ट पर है। ठीक है, यूएस के ईस्ट कोस्ट पर ये हरिकेन जो है वो आया है। इसकी वजह से काफ़ी ऑब्वियसली प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो गई है, लेकिन ये हरिकेन का नाम भी याद रखना है और लोकेशन भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो यूपीआई पर है यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स पर है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये दोनों स्टेटमेंट इससे संबंधित है या फिर नहीं है। दूसरा आपसे सवाल पूछा गया है मैपिंग में लेबनान ही पूछा गया है कि कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है लेबनान, सीरिया, इजराइल और जॉर्डन। तो सही आंसर आपको गेस करना है और आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा सवाल सीपीआई पर है और सीपीआई से जुड़े हुए ये 2 सवाल हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। 2 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके पहला स्टेटमेंट कि सीपीआई रूरल और अर्बन कंबाइंड ये कौन कंपाइल करता है।
ठीक है, तो ये आपको बताना है। और इसका जो बेस ईयर है सीपीआई का वो 2012 है। तो आपको बताना है कि सही कौन सा स्टेटमेंट है या गलत कौन सा स्टेटमेंट है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से अगर किसी को ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ना है तो आप अप्रोच कर सकते हैं 7500694119 पर। इसमें आपको टोटल फुल क्लासेस दी जाती हैं, साथ में मेंटरशिप दिया जाता है जहां पर आपको पर्सनली गाइड किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है ग्रेट यूनिफाई यूनिवर्सल हीरो। ये हम कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्योंकि कल्चर से ही जुड़े हुए पॉइंट्स को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि आज जो ये पूरा माहौल बना हुआ है इसमें हमें ये समझना होगा कि किसी भी नेशन की जब हम बात करते हैं तो उस नेशन में कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे आप कहीं भी किसी भी नेशन की बात करें तो वहाँ से एसोसिएटेड एक कल्चर ज़रूर होता है। कल्चर उस नेशन के सोल की तरह होता है, राइट। तो जो सेक्रेडनेस है वो डिटरमाइन करता है कल्चर को। एंड ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, अब यहाँ पे ये कुछ एक एग्जाम्पल देते हैं। शुरुआत में ये फ्रांस का एग्जाम्पल देते हैं कि फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ के जो लोग थे उसमें से 12% भी ऐसे मतलब बहुत आधे ऐसे पॉपुलेशंस भी नहीं थे जो फ्रेंच बोल पाते थे। तो कल्चर मीन्स नॉट ओनली द रिलीजन ओनली, कल्चर मीन्स द लैंग्वेज, द हिस्ट्री, द रिलीजन एंड द मॉरल्स। ये सब कल्चर का पार्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल इन्होंने फ्रांस से लिया है कि जब वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ की आधी जनता भी इतनी नहीं थी जो फ्रेंच बोल पाए, और उसमें 12% जो थे वो करेक्टली ही बोल पाते थे, बाकी सारे लोग इनकरेक्ट बोलते थे। बट वहाँ का जो लैंग्वेज था उसको या फिर वहाँ की जो आइडियोलॉजी थी उसको लोगों ने पकड़ के रखा, अपने कल्चर को पकड़ के रखा और उसको अलग यूरोपियन कल्चर से अलग बनाया। और इस तरीके से फ्रेंच की जो सुपीरियरिटी थी वो नॉन यूरोपियन कल्चर्स की तरह एक आगे बढ़ करके आती है। फिर जुडाइज्म का एग्जाम्पल देते हैं ये कि बाकी विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी कैसे कल्चर ने अपना रोल प्ले किया है एक सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश करने में या एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करने में। ये जूइश स्टेट ऑफ इजराइल की बात करते हैं कि वहां पर भी जब 20th सेंचुरी में जियोनिस्ट मूवमेंट हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी तो उसमें भी कल्चर को कैसे सामने रखा गया था, कैसे रिलीजन को सामने रखा गया था। और जो जूइश हिस्ट्री है वो डेफिनेटली रिलीजन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। और जो जिन्होंने मूवमेंट की शुरुआत की थी इसलिए वजह से वो भी रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे और उसी के तर्ज पर जो जुडाइज्म है या वहाँ का पूरा कॉन्सेप्ट है वो उभर करके सामने आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब ये कहते हैं कि जब जेरूसलम की हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये माना जाता है कि 10वीं सेंचुरी में सोलोमन के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था, टेम्पल बनवाया गया था। एंड वाइल इट इज जेरूसलम फॉर द क्रिश्चियंस बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन विद जीसस। एंड जैसे जेरूसलम में वहाँ का अपना एक कल्चर है, वहाँ पे जो प्रीवियस टाइम में जो टेम्पल बनाया गया था उसको वो आज भी उस पर बिलीव करते हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो उनके लिए मक्का एक सेक्रेट प्लेस की तरह माना जाता है जहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद साहब का वहाँ पर जन्म हुआ था, तो ये उनके लिए काफ़ी सीक्रेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीक की बात करते हैं तो आज भी जो उस आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं वो जो श्राइन ऑफ अपोलो है डेल्फी में उसको आज भी मानते हैं, जो कि टर्की में है। एंशिएंट ग्रीक सिटी हुआ करती थी टर्की में। तो इस तरीके से विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी कल्चर का, रिलीजन का अपना बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो लैंग्वेज से उठा हो या फिर वो रिलीजन से उठा हो। तो वो हर चीज़ का अपना अलग अलग मायना है, आइडियोलॉजी से उठा हो तो वो भी है। अब इंडिया की बात करते तो इंडिया का भी सेम कॉन्सेप्ट है। इंडिया में ये भी तब की बात करते हैं जब इन्वेजन स्टार्ट हुआ था और बाहर से लोग भारत में आने लग गए थे और उस दौरान काफ़ी सारे बदलाव आए थे, बहुत सारे चेंजेस हुए थे। और सबसे पहला जो बदलाव था वो क्या था, आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो आप एक कॉन्सेप्ट को जानते होंगे कि जब भी एक नए एरा की शुरुआत होती है तो उस समय में ये कोशिश की जाती है कि जो प्रीवियस चीज़ें हैं, खास करके जब कोई नई आइडियोलॉजी की स्थापना करनी होती है या प्रीवियस समय में ये देखा गया था तो जो प्रीवियस वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड जो आइडियोलॉजीज या थिंकिंग्स हैं उनको पहले ख़त्म करने की कोशिश की जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो ऐसे ही कुछ ऐसे रूलर्स रहे जिन्होंने कि डिस्ट्रॉय किया
भारत की जो पुरानी सभ्यता थी उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की और इसी दौरान कई सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। हालांकि टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि टेम्पल्स काफी ज्यादा रिच हुआ करते थे, उनमें काफी ज्यादा ज्वेलरीज और गोल्ड्स वगैरह हुआ करते थे, जो ऑब्वियसली इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट माना जाता था। दूसरा ये था कि टेम्पल बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे सोशो पॉलिटिकल बिहेवियर से भी, क्योंकि टेम्पल के द्वारा ही सारी चीजें उस समय में ज्यादातर चीजें जो है वो रेगुलेट होती थी। खासकर गुप्ता पीरियड वगैरह जब आ गया था तो टेम्पल का बहुत ज्यादा एक सम्मान या कहें या पावर कहें वो बढ़ चुका था देश में। तो उसको डिस्ट्रॉय करना इसीलिए जो नए शासक आए थे उनके लिए जरूरी था और उस वजह से कई सारे टेम्पल्स को चाहे तो कन्वर्ट कर दिया गया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और यहीं से शुरुआत होती है आज जिसकी जो एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन पाया है अयोध्या में, जो शिलान्यास हो रहा है राम मंदिर का, उसको 500 साल पहले इसी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था। तो वहीं से अब शुरुआत होती है एपिक रामायणा की और लॉर्ड राम के प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज की। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो एपिक है रामायणा है उसमें राम को हीरो बनाया गया है, इसलिए नहीं इतनी ज्यादा चर्चा या इसलिए नहीं पूजा जाता है राम को, बल्कि राम को उनकी आइडियोलॉजी, उनके वैल्यू सिस्टम के लिए पूजा जाता है। और ये जो वैल्यू सिस्टम है ये बहुत मायने रखता है। द रिस्टोरेशन ऑफ द टेम्पल ऑफ अयोध्या मस्ट बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेक्रेडनेस ऑफ द वैल्यू सिस्टम इज एट द कोर ऑफ दिस कंट्री। तो कहा जा रहा है कि जो आइडियोलॉजी थी, जो वैल्यू सिस्टम था अयोध्या का, जो राम राज्य की का वैल्यू सिस्टम था, वही हमारे देश के प्रिंसिपल्स को भी शो करता है, वही हमारे देश की कोर में भी है। और इसलिए जो वैल्यू सिस्टम है उसको पूजा जाना चाहिए और उसको इतना पॉपुलराइज किया जा रहा है। और अगर राम और रामायण की बात करें तो ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि एशिया के कई सारे जगहों में बहुत चर्चित है। और जहां जहां पर हिंदुइज्म रहा इससे पहले, खासकर कंबोडिया वगैरह में, या जो थिएटर वगैरह परफॉर्म किया जाता है उसमें भी रामायण का शो ऑर्गेनाइज किया जाता है कई सारे जगह में, खासकर साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वहां पर। ये करंट के न्यूज है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी को लेकर के ये कहते हैं, जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि इस वजह से जो इनका वैल्यू सिस्टम है उसके लिए राम को पूजा जाता है। और उसके बाद ये कुछ एक इवेंट का जिक्र करते हैं कि जब वाल्मीकि को रामायण लिखना था, आपको मालूम है ना रामायण किसके द्वारा लिखा गया था, तो उन्होंने राम को विष्णु का अवतार बताया। और उसी में एक कन्वर्सेशन को भी ये यहाँ पर बताते हैं कि जब नारद से पूछा गया कि हु इज द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड मैन ऑन द अर्थ एट द प्रेजेंट टाइम, तो वहां पर यह क्लियर किया गया कि व्हाट द अकॉम्प्लिश्ड मीन। तो उन्होंने कहा दैट द वन हु नोज द सीक्रेट ऑफ रिलीजन, वो व्यक्ति जो रिलीजन धर्म के सीक्रेट को जानता हो, वन हु नोज द ग्रैटिट्यूड, द ट्रूथफुल, वन हु इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज सेल्फ इंटरेस्ट इवन वेन इन द डिस्ट्रेस टू फुलफिल अ रिलीजियस वो। अगर आपने कभी रामायण पढ़ी है या आपने राम की स्टोरी सुनी है, या आप सुनेंगे जरूर अगर आपने नहीं सुनी होगी तो आप देखेंगे कि ये सारी बातें उनके उस पूरे लाइफ स्पैन में सही साबित होती है, उनका सेल्फ सेक्रीफाइस हर चीज को लेकर के। और इसमें एक बात और भी कही जाती है कि राम जो भगवान की तरह पूजे गए, बाद में उनको लॉर्ड का दर्जा दिया गया, वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे समय में कुछ अच्छा काम किया था, बल्कि इसलिए कि जब उनके जीवन में एडवर्स सिचुएशंस थी, जब उनके जीवन में बहुत टफ समय चल रहा था, तब उनके वैल्यूज, उनके प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपने साथ रखा था। और इस वजह से जो उनका वैल्यू सिस्टम है उसके लिए वो जाने जाते हैं। अयोध्या नॉट ओनली फॉर द हिंदूज। अब ये आगे बताते हैं, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी क्या मानते थे। फॉर गांधी राम वॉज ट्रुथफुलनेस, हिज राम राज्य मीन द पीपल फर्स्ट। तो अगर आपने राम राज्य की कभी कल्पना की है या उनके बारे में सुना है तो वहां पे एक्चुअली में ये कहा जाता है कि राम राज्य जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और कर सकता है, क्योंकि राम राज्य का मतलब होता है पीपल फर्स्ट। जो आप डेमोक्रेसी समझते हैं, डेमोक्रेसी को अगर आप राम राज्य से इसकी तुलना करें तो देखिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसलिए आप जरूर ये गांधी जी के स्टेटमेंट वगैरह को आप ध्यान में रखेंगे
कि उनके लिए राम राज्य का मतलब था पीपल फर्स्ट, और ऐसा लीडर, ऐसा रूलर जो अपने राज्य की जो जनता है उसके लिए काम करे। एंड राम बिकेम ग्रेट नॉट व्हेन ही वाज रूलिंग बट व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग। तो राम ग्रेट कब बने? तब नहीं जब वो रूल कर रहे थे, तब जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। पावर फॉर हिम वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, और वो किसकी पूजा करते थे? अपने राज्य के लोगों की पूजा करते थे, और उनका जो राज्य था वही उनके लिए मंदिर के समान था। ये सारी बातें भी वाल्मीकि जी ने कही हैं। एंड अयोध्या इज अ सेक्रेड नॉट ओनली फॉर हिंदूज, बल्कि और कई सारे आइडियोलॉजीज के लिए और कई सारे रिलीजन के लिए। देखिए कैसे, तो जब हम बात करते हैं जैनिज्म की, तो कम से कम 5 ऐसे जैन तीर्थंकर्स रहे हैं जो अयोध्या से बिलोंग करते हैं। द सिटी ऑफ साकेत, इनको अयोध्या को सिटी ऑफ साकेत कहा जाता है बुद्धिज्म में, क्योंकि ये माना जाता है कि बुद्धा ने अपने जीवन के कई साल अयोध्या में बिताए हैं। सिखिज्म में अयोध्या का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। माना जाता है कि जब 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब थे, तब उन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको सपोर्ट के लिए भेजा था अयोध्या के बाबा वैष्णव दास को, जो कि जब राम मंदिर को ध्वस्त किया गया था मुगलों के द्वारा, तो उनको फाइट करने के लिए, दोबारा से जब रिक्लेम किया जा रहा था, तो फाइट करने के लिए आर्मी को भेजा था गुरु गोविंद सिंह साहब ने। तो यहाँ पर बाकी सारे जो रिलीजन है वो उनके लिए भी जो अयोध्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज नो प्लेस विदाउट राम। संत कबीर ने भी ये कहा था कि जबकि वो इस चीज आइडियल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर राम ना हो। तो ये सारी बातें इन्होंने अपने आर्टिकल में कही है कि क्या मतलब है एग्जैक्टली राम का, और क्या मतलब है इनके वैल्यू सिस्टम का, और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट आज के समय में है। तो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट इन द वैली, ये जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, और यहाँ पर पेपर 2 में जो सिलेबस है ये पॉलिटी वाले सेक्शन में आ जाएगा। जब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है आर्टिकल में। चूंकि 1 साल पूरे हो गए हैं, उसी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था आज से 1 साल पहले, और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। वन इज जम्मू एंड कश्मीर, अनदर इज लद्दाख। तो याद रखिएगा आज 2 यूटी बढ़ चुके हैं। और आर्टिकल अब इनका कहना है कि बाद में अगर हो सकता है कि जे.एंड.के को स्टेट बना दिया जाए, हो सकता है कि जो जे.एंड.के आज यूनियन टेरिटरी बन गया है वो फिर से स्टेट बन जाए, लेकिन आर्टिकल 370 को तो दोबारा नहीं लाया जाएगा। So a long-standing ideological promise to integrate the Muslim majority state with the rest of the country। तो यहाँ पे आर्टिकल का कहना है कि जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉमिस था बीजेपी गवर्नमेंट का कि हम इंटीग्रेट करेंगे, पूरे भारत को एक करेंगे, वो उन्होंने पूरा किया। नो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैज प्रोमिनेंटली प्रोटेस्टेड। इनका कहना है कि अभी तक कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट में नहीं आई है, कोई भी वहाँ के लोग प्रोटेस्ट में नहीं आए हैं। इवन जो बाकी जो आउटसाइड ऑफ द जे.एंड.के के जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने भी ऐसा कोई इस पर प्रोटेस्ट नहीं किया है, बल्कि ये कहें कि सभी ने समर्थन ही एक तरीके से दिया है। अब आगे इनका कहना है डिपार्चर फ्रॉम द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा ये थोड़ा सरकाज़म कर रहे थे वहां पे, और आर्टिकल में ये कहा गया है कि क्या 7 दशक से जो पुरानी प्रॉब्लम चली आ रही थी उसको लोगों ने अचानक से मान लिया? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन सबको एक्सेप्ट कर लिया जब वहां पर बहुत सारे बदलाव किए गए? अभी आर्टिकल 35A में बदलाव किया गया, 370 को हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो क्या वहां के लोग इतनी आसानी से इन सभी चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हैं? तो इनका कहना है ऐसा नहीं है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, बल्कि बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक मीन्स हैं वहां पर उनको अभी नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे वो वहां पर अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट हो, या फिर वहां पर जो अभी एक्ट लगाया गया है जिसके थ्रू डिटेन किया जा रहा है लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, बहुत समय तक उनको अरेस्ट करके रखा गया है, और प्रेस पर कर्व किया गया है, यानी कि फ्रीडम जो होता है प्रेस का उसको काउंटर किया गया है, और जर्नलिस्ट को बार बार पुलिस स्टेशन में बुलाना, इस तरीके से वहाँ के जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं या फिर वहाँ पर एक तरीके से डिस्ट्रस्ट को और डीप करता जा रहा है। और एयर ऑफ अनसर्टेनिटी भी उस पूरे रीजन में अभी देखने को मिल रहा है, जैसे कि डिटेन किया गया
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, हम लोग पहले ही सारे फैक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है, कब इसके तहत कैसे लोगों को डिटेन कर लिया जाता है, इसमें कितने दिन का प्रावधान है कि आप कितने दिन तक उनको डिटेन करके रख सकते हैं। तो बाकी सारे लीडर्स को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती साहब, उनको अभी तक नहीं रिलीज किया गया है डिटेंशन से, और अभी 3 महीने के लिए उनको और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा वहां पर कोई हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी अभी नहीं दी जा रही है। 2G को रिस्टोर किया गया है। 2G में ऑब्वियसली इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, और इसकी वजह से वहां के लोगों के ऑब्वियसली जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा। जो वहां के बिजनेसमैन हैं उनका काफी नुकसान हो रहा है, लोगों को नई जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, और ये सारी जो अनफॉर्चुनेट कंडीशंस हैं वो समय में वहां पर अराइज हो गई हैं, ऐसा इस आर्टिकल का मानना है। एक्सेप्ट फॉर द डिसीजन टू मेक न्यू डोमिसाइल रूल इन कीपिंग द एब्रोगेशन ऑफ 35A, और नया डोमिसाइल रूल वहां पर लाया गया, इसको हमने डिस्कस भी किया था कि अब नए डोमिसाइल रूल के अकॉर्डिंगली जो व्यक्ति वहां पर रह रहे हैं उनके पास अभी तक कोई ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, या जो वहां के पहले लोग बासिंदे थे जो बाहर चले गए हैं, वो सब भी अब डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो परमानेंट रेसिडेंट का एक अलग से खिताब दिया जाता था और उसको इस्तेमाल भी किया जाता था पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, उसको खत्म कर दिया गया है, और इस तरीके के एक्सरसाइजेस वहां पर किए जा रहे हैं। एंड कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि अभी एक ऐसा समय वहां पर है जिसमें पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो इनका मानना है कि वहां के लोगों की जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको फिर से रिस्टोर किया जाना चाहिए। इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, गवर्नर है, इन सभी को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए, और फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहिए, और वहां के लोगों को यह मौका देना चाहिए कि वो अपने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा से चुन सकें, और उनकी फ्रीडम को गारंटीड किया जाए जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री स्पीच के तहत उनको इंटरनेट की आज़ादी मिलनी चाहिए, और ये जो भी उनके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को हैम्पर किया जा रहा है वो उनको रिस्टोर करना चाहिए। अब आइए लाइव में इनके आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। MPC शुड लुक थ्रू अबव टारगेट इन्फ्लेशन। तो ये आपका आ जाएगा ओके, ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये पिछले वाले आर्टिकल में था। तो ये जो ये वाला है ये इकोनॉमी से एसोसिएटेड है, पेपर 3 में आ जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है, नाउ इसमें हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। पता होगा आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैकग्राउंड, कई बार डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों ने सारे वीडियोस को देखा हुआ होगा। तो ये आर्टिकल ये सजेस्ट कर रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो रेपो रेट, आपको मालूम है ना कि रेपो रेट या पॉलिसी रेट भी इसको कहा जाता है, इसको जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो समय समय पर बदलती रहती है ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन के रेट को मेंटेन किया जा सके, यानी कि एक लिमिट से ज्यादा भी महंगाई ना हो और एक लिमिट से कम भी महंगाई ना हो। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए, और मेंटेन करने का जो टारगेट है वो क्या है, वो है 4 ± 2% का। जो टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को दिया गया है कि ये जो 4 ± 2% है वो RBI को मेंटेन करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को, और इसी के लिए इसी को देखते हुए रेपो रेट को बदला जाता है बार बार। नाउ यहाँ पे लगातार रेपो रेट को कम किया जा रहा था, 115 बेसिस पॉइंट पर तक पहुंच चुका था, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान जो सिचुएशन है बहुत एडवर्स हो चुकी थी, और उसके बाद इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा से उठाना था। और अगर हम रेपो रेट कम रखेंगे तो जो बैंकिंग सिस्टम है वहां पर इंटरेस्ट रेट कम लगेगा और पैसे लोगों को ज्यादा मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, आई होप आपको ये मालूम है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन का जिक्र आता है कि ट्रांसमिशन होना चाहिए, और ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जब ये पॉलिसी रेट को कमाया गया, तो रेपो रेट को के कम होने का मतलब आपको समझना है। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज ये RBI है और ये बैंक है, ठीक है, और ये पीपल हैं, ये लोग हैं जो पैसा बैंक से जाकर के लेते हैं। अब ये बैंक RBI से पैसा लेती है और रेपो रेट को कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि RBI ये कह रही है कि आप पैसे, बैंक जो है वो RBI से पैसे ले सकते हैं और उस पर बैंक को काफी कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। यानी कि RBI ये चाहती है कि बैंक इनसे पैसा लेकर के आगे मार्केट में लेंड करे, पीपल्स को वो प्रोवाइड करे मनी, इसीलिए रेपो रेट को कम किया जाता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बैंक RBI से पैसे तो लेती है लेकिन उसको बाहर आगे लेंड नहीं करती, क्योंकि वहां पर इनके अपने
इनका जो कैलकुलेशन है वो फिट नहीं बैठता, इस तरीके से ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाता। तो खैर इस चीज़ को साइड में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हमेशा ये कोशिश किया कि रेपो रेट को कम किया जाए और यहाँ पर भारत में जो पूरा सिस्टम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उनको फिर से स्टार्ट किया जाए। एंड इसी बीच में क्या हुआ, सप्लाई डिसरप्शन हुआ और इन्फ्लेशन जो है थोड़ा ऊपर गया। तो इस इन्फ्लेशन की महंगाई बढ़ने के दो कारण होते हैं। एक तो क्या होता है, एक होता है कि डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, डिमांड बढ़ जाए, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग जाएं सामान की, तो आपका महंगाई बढ़ जाएगी सामान की। और दूसरा क्या होता है, सप्लाई डिसरप्शन हो जाए, सप्लाई ही ना आने पाए, तो फिर उसकी वजह से जो सामान है वो कम हो जाएगा और लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो यही हुआ इस बार, अभी पेंडेमिक के दौरान सप्लाई डिसरप्शन बहुत हो गया, साथ ही में रेनफॉल वगैरह होने लग गए। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जो जुलाई में ये इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, लेकिन उसके पीछे का जो कारण था वो सप्लाई डिसरप्शन का रहा कि फ्रेश सप्लाई नहीं हो पाया, हैवी रेनफॉल होने की वजह से जो सब्जी वगैरह है उनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो इस तरीके से ये जो रेपो रेट का ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा सही तरीके से नहीं हो पाता है। एंड द रिवर्स रेपो रेट कुड बी कट बाय अ शार्पर 35 बेसिस पॉइंट। वहीं रिवर्स रेपो रेट को भी कम किया गया। तो रिवर्स रेपो रेट को कम करने का मतलब क्या है, सेम मतलब है लेकिन थोड़ा डिफरेंट एंगल से। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जो आरबीआई चुकाती है बैंक को, ध्यान दीजिएगा, ये आरबीआई है और आरबीआई पैसा बैंक से लेती है और उसके बदले में इंटरेस्ट रेट देती है। इस इंटरेस्ट रेट को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, राइट। तो अब आरबीआई ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। तो यानी कि बैंक जो है, बैंक अब डिमोटिवेट हो जाएंगे आरबीआई को पैसा देने में और बैंक फिर बाहर लोगों को पैसा देंगे, क्योंकि आरबीआई को पैसा देने पर इनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं मिल रहा है। हालांकि सिक्योरिटी ज्यादा है लेकिन जो रेट है वो कम है, तो यहाँ पे उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है अगर वो रिवर्स रेपो रेट कम है तो। और यही चीज देखते हुए आरबीआई ने इसको कम किया था। सो ट्रांसमिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी स्विफ्ट, सपोर्टिंग टू द केस फॉर फ्रंट लोडिंग ऑफ फर्दर ईजिंग। तो ये कोशिश की गई कि ये रेट वगैरह को कम करके लोगों को हेल्प किया जा सके और प्रॉपर इसका ट्रांसमिशन हो सके। और आगे यही कहा जा रहा है इसमें सुझाव में कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनको इस इन्फ्लेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी जो वो कमेटी बैठ रही है या फिर वो जो इंटरेस्ट रेट को तय कर रही है वो अभी प्रेजेंट इन्फ्लेशन के सिचुएशन को देख करके उनको करना चाहिए। बिकॉज अभी एक उद्देश्य बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है और सेंट्रल बैंक ने भी मई में ये क्लियर कर दिया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर लीस्ट डिसरप्शंस हैं इसी में, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से भी सपोर्ट हो जाता है तो सपोर्ट एक तरीके से मार्केट को मिल सकता है। और कई बार जो सरकार है उनके फिस्कल पोजीशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिस्कल पोजीशन मतलब वो कितना ज़्यादा लेंडिंग कर सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आरसीईपी पर आपसे सवाल पूछा गया था, पहला स्टेटमेंट था इसको लॉन्च कहां पर किया गया, तो 10 एशियान मेंबर और 6 एशियान एफटीए पार्टनर्स जो कि 21st एशियान समिट में थे वहां पर इसको लॉन्च किया गया, तो ये सही स्टेटमेंट था। दूसरा है इंडिया हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द आरसीईपी नवंबर 2019 और इसमें एशियान +3 समिट में इसको भारत ने छोड़ दिया था, आरसीईपी में ज्वाइन करने से मना कर दिया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर सी होगा। दूसरा सवाल से पूछा गया था प्रोटेक्शनिज्म पर, और प्रोटेक्शनिज्म इन दोनों ही बातों से दिखता है। जब गवर्नमेंट टैरिफ को बढ़ा देती है इंपोर्ट पर तब भी आप उसको प्रोटेक्शनिज्म की कैटेगरी में डाल सकते हैं, या फिर कोई दूसरा मेथड अपना ले, कस्टम एक्ट प्रोविजंस को बदल दे, पिनलाइज कर दे इंपोर्ट्स को, तब भी वो प्रोटेक्शनिज्म में कंसीडर किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, 1 and 2 बोथ। अगला सवाल आपसे पूछा गया था काली टाइगर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है, एंड द राइट आंसर इज कर्नाटका। याद रखिएगा, के से काली, के से कर्नाटका। ओके, तो आज लेता ही, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर जरूर करें। आंसर राइटिंग कल किसी ने नहीं की थी ग्रुप में, इस वजह से आज आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो अगर आप लोग अपना ड्यूटी पूरा नहीं करेंगे तो मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन मिलता है। आपको डेली क्वेश्चन बना के देना, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा समय जाता है, आपके लिए इतनी मेहनत करना, और अगर आप खुद के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है।
आपको मालूम है कि इस वीडियो में कितने व्यूज़ मिलते हैं, अभी मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो मिलते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो आप में से कुछ लोग हैं बहुत डेडिकेटेड हैं, उनको एक्सप्रेस का डिस्कशन सुनना होता है और ऑब्वियसली उनके लिए ये पूरा डिस्कशन बनाया जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से टारगेट करके और इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आपको अपनी ड्यूटी तो एटलीस्ट निभानी चाहिए। आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, चाहे कोई आंसर लिख रहा हो या ना लिख रहा हो, चाहे कोई पढ़ाई कर रहा हो या नहीं, आपको पढ़ना होगा। और अगर आप पढ़ेंगे, आप आंसर राइटिंग करेंगे, तभी मेरी तरफ से आपको पूरी कंटिन्यूटी और सारी चीज़ें वैसे ही मिल पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग। कल फिर मिलते हैं।